हेलो एंड वेलकम टू द पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स। मैं हूं कीर्ति। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी को, और ये पॉलिटी का पार्ट 1 है जिसमें मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे लूसेंट जीके बुक को यूज़ करते हैं उन बच्चों के लिए इंडियन पॉलिटी को समझना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो भी ये वीडियो बनाई है वो पूरी लूसेंट जीके की हेल्प से बनाई है। तो जो और मैंने इसमें सारे वही एक्ट जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं एक्ट को और उन्हीं कंपनी लॉज को एक्सप्लेन करवा रखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से मीन्स आपको जितने इंडियन पॉलिटी जो भी मैं आपको करा रही हूँ, इवोल्यूशन जो करा रही हूँ, जितने एक्ट होंगे इसके अंतर्गत, वो सारे आपको याद करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता देती हूँ। देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कब संविधान सभा के द्वारा अडॉप्ट किया गया था या पारित किया गया था, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था पहली बार पारित? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, और पूरी तरह से लागू कब कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, रिपब्लिक डे के दिन इसे क्या कर दिया गया था? पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। ठीक है, और देखिए, जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, इसे जब उस टाइम यानी 26 जनवरी 1950 को जब इसे पूरी तरह से ऑपरेशन में लाया गया था, तो उस टाइम में संविधान में 22 पार्ट्स थे, यानी कि 22 भाग थे। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे, यानी कि 395 अनुच्छेद थे, और 8 स्केड्यूल्स थे, यानी कि अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो देखिए, जिस टाइम पहली बार जब संविधान को लागू किया गया था उस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और एट प्रेजेंट कितनी हैं? 22 भाग हैं, पार्ट सेम है, आर्टिकल्स भी सेम है, 395 ही हैं। अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ। अब कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले एक्ट से। ठीक है, देखिए, जो 1757 में 1757 में एक युद्ध हुआ था प्लासी का। ठीक है, उसमें ब्रिटिश इंडिया जीती थी। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद 1764 में हुआ था एक युद्ध बक्सर का। ठीक है, इन दोनों ही युद्ध में ब्रिटिश सरकार थी वो जीत गई थी। ठीक है, और जैसे ही वो जीती उन्होंने बंगाल पर, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना शिकंजा कस लिया था। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने कई सारे एक्ट पास किए। ठीक है, जो बाद में भारतीय संविधान के विकास के लिए क्या बनी थी? सीढ़ियाँ बनी थी। ठीक है, धीरे धीरे इन्हीं एक्ट को, पहले एक्ट पास किए जाते थे, फिर उनमें कुछ सुधार लाया जाता था, फिर धीरे धीरे करके इस तरह से कई अधिनियम आए, कई एक्ट आए। ठीक है, और उसके बाद से संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहला एक्ट जो पास हुआ था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, उसके जो भी कार्य थे उनको नियमित और नियंत्रित हो गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कार्य होते थे वो नियमित और नियंत्रित हो गए थे। किस एक्ट के द्वारा हुए थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग हुए थे। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित कर दिया गया था? तो आंसर क्या आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई थी। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया? तो बताएंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के तहत किसे बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल बनाया गया? तो क्या बताएंगे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कलकत्ता में 1774 में
एक उच्चतम न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो किस एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो आंसर आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके अंदर टोटल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे था। क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे। और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे उनका क्या नाम था? चैम्बर्स, लिमेंस्टर एंड हाइड। ठीक है, चैम्बर्स, लिमेंस्टर एंड हाइड, ये 3 जो अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्ट के तहत कौन कौन सा बन सकता है कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित कर दिया गया? तो बताएंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के तहत। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल या फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो बताएंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के तहत हुई थी? तो बताएंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के तहत। ठीक है, देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात और बताती हूँ, जो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था वो कैसे आया था? ये एक कमेटी के परामर्श के आधार पर आया था, और उस कमेटी का नेतृत्व किसने किया था? उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड नॉर्थ ने, NORTH। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ ने उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी होंगे उन्हें निजी व्यापार नहीं करना है और ना ही भारतीय लोगों से कोई उपहार या रिश्वत लेना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट कौन सा था? हमारा पिट्स इंडिया एक्ट था। ठीक है, देखिए मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं एक्ट्स को, उन्हीं कंपनीज लॉ को एक्सप्लेन करवा रखा है जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, केवल उन्हीं एक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक है, तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि इस एक्ट में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस एक्ट के तहत हुआ था, तो बताएंगे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। किस एक्ट के तहत हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जो व्यापारिक मामले होंगे ना वो किसके अंदर आएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आएंगे, और राजनीतिक मामले किसके अंतर्गत आएंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आएंगे। यानी कि दोहरे प्रशासन का मतलब है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 2 भागों में बट गया था, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD और एक बट गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस मामले को देखते थे? कॉमर्शियल मामलों को, ट्रेड मामलों को देखते थे, और वहीं पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस मामलों को देखते थे? पॉलिटिकल मामलों को देखते थे। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट आया था आपका चार्टर एक्ट 1833 में। देखिए ये एक्ट क्या था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे ना उसके जितने भी व्यापारिक अधिकार थे ना वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, तो आंसर आएगा चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। ठीक है, यानी कि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब उसका काम ब्रिटिश सरकार की ओर से क्या रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ भारत पर शासन करना है। ठीक है, कोई व्यापार नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत का शासन करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, पहले तो हमने क्या पढ़ा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा कि जो बंगाल का गवर्नर है अब उसे गवर्नर जनरल कहा जाएगा, और अब चार्टर एक्ट क्या कह रहा है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा ना उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। किस एक्ट के तहत हुआ ये? चार्टर एक्ट 1833 एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विधिक परामर्श हेतु यानी कि कानूनी परामर्श हेतु के लिए, कानूनी परामर्श के लिए गवर्नर जनरल जो होएगा ना उसकी परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। यानी कि पहले परिषद में कितने सदस्य होते थे? 3 ही सदस्य होते थे, लेकिन अब कानूनी परामर्श जब चाहिए होगा तो उसके लिए जो गवर्नर जनरल रहेगा ना उसका विधि सदस्य के रूप में यानी कि एक कानूनी सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की तरह उसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, किस में? परिषद में।
नेक्स्ट पॉइंट है अधिनियम की धारा 87 के तहत, ठीक है, चार्टर एक्ट का जो 1833 का चार्टर अधिनियम आया था, उसकी धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है। यानी कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा कंपनी के अधीन अगर कोई भी पद चाहिए तो। अगला पॉइंट है 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो आंसर आएगा 1834 में किया गया, ठीक है। और तीसरा प्रश्न ये भी आ सकता है कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था वो किस एक्ट के तहत किया गया था? तो बताएंगे चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ठीक है। देखिए इसी एक्ट के अंदर ही दास प्रथा को क्या बताया गया था? विधि विरुद्ध बता दिया गया था। और 1843 में 1843 में उसको क्या कर दिया गया था? उसका उन्मूलन कर दिया गया था। दास प्रथा का 1843 में पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया था, उसका उन्मूलन कर दिया गया था। तो दास प्रथा का उन्मूलन भी किस एक्ट के तहत ही हुआ था? वो भी 1833 एक्ट के तहत ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सा अधिनियम आया था? तो 1853 का चार्टर अधिनियम आया था। इस एक्ट के तहत क्या बताया गया था कि कंपनी के जो भी महत्वपूर्ण पद रहेंगे उनको भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाएंगी, ठीक है। यानी कि जो भी वैकेंट पोस्ट रहेंगी कंपनी के एकदम हाई पोस्ट की जो भी रिक्त स्थान रहेंगे उनको भरने के लिए कंपटीशन टेस्ट होंगे, ठीक है। और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मैकाले समिति की नियुक्ति किस लिए की गई? तो कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? मैकाले समिति की। और ये भी आ सकता है कि मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 1854 में की गई। मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई? 1854 में की गई, ठीक है। और इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। तो किसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए? मैकाले समिति के अंतर्गत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें क्या कहा गया? विधान पार्षद कहा गया, ठीक है। और मैकाले समिति की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। देखिए तो ये एक्ट क्या था? भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, ठीक है। अब भारत का शासन कंपनी के हाथों में नहीं है, अब किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस एक्ट के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया? तो आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, ठीक है। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। तो किस एक्ट के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत की गई। तीसरा पॉइंट है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। भारतीय जो भी इंडियन जो मैटर रहेंगे, इश्यूज रहेंगे, उसके ऊपर किसका नियंत्रण स्थापित कर दिया गया? ब्रिटिश संसद का, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। थोड़ा ध्यान देना, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था ना, उसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हमारा दोहरा प्रशासन था ना, दोहरा प्रशासन का प्रारंभ किस एक्ट के तहत हुआ था? मैंने आपको बताया था, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था जो 1784 में आया था। उसके अंतर्गत जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 2 भागों में बट गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत इन दोनों को ही ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? तो बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अब वायसराय कर दिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल नहीं, भारत का वायसराय कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे,
गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम के? लॉर्ड कैनिंग थे। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि भारत की अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए फिर? लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल का पद हटा करके वायसरॉय कर दिया गया ना। तो जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसरॉय फिर कौन हो गए? लॉर्ड कैनिंग ही हुए। ठीक है। अगला एक्ट आया था काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861। तो इस एक्ट के तहत हुआ था विभागीय प्रणाली का प्रारंभ। ठीक है, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हो गया था काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुआ। ठीक है। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो क्या बताएंगे? काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है। और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ भी किस एक्ट के तहत हुआ? भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, किनको? 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, BPND। बी से हो जाएगा बनारस के राजा, P फॉर पटियाला के महाराजा और D से हो जाएगा सर दिनकर राव। ठीक है। इन तीनों को ही लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में विधान परिषद में क्या किया? मनोनीत किया। ठीक है। नेक्स्ट एक्ट देखिए 1873 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1873। इस अधिनियम के तहत यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के तहत भंग किया गया या भंग किया जा सकता है? तो आंसर आएगा एक्ट ऑफ 1873। और देखिए फाइनली 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लीगली या औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया? तो बताएंगे 1 जनवरी 1884 को। 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्ट कौन सा था आपका? द रॉयल डिग्री एक्ट 1876, यानी कि शाही अधिनियम एक्ट, शाही अधिनियम 1876। शाही अधिनियम 1876 ये क्या था? देखिए 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। तो महारानी विक्टोरिया को किस एक्ट के तहत भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था? द रॉयल डिग्री एक्ट 1876 के अकॉर्डिंग। 1876 शाही अधिनियम 1876 के अकॉर्डिंग 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। ये याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक्ट आया था काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892। ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1892। इससे पहले जो परिषद अधिनियम आया था वो कौन सा आया था? 1861 का था, है ना? 1861 का था। उसके द्वारा उसमें क्या हुआ था कि जो भारत का गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी, पढ़ाया था ना। और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। और ये जो अब 1892 में आया है भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी या फिर किस अधिनियम के तहत हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुई। ठीक है। ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है? कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी गई थी। ठीक है। अब मतलब कि जो जनता थी, ठीक है, उसके वो अपने जो राजस्व है या फिर जो भी एक्सपेंसेस हैं, बजट है, उन पर बहस कर सकते थे और अपने जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनसे प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है। अगला जो एक्ट आया था वो था काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है। इसे हम पार्लियामेंट सुधार भी कह सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट सुधार भी 1909 में ही आया था। इस एक्ट के तहत देखिए क्या हुआ था, जो
इसमें ना दो का नाम है, एक तो मार्ले और मिंटो। जो मार्ले थे ना उनका नाम था लॉर्ड मार्ले, ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। कौन थे ये? भारत के राज्य सचिव थे। और वहीं पे जो मिंटो है ना, लॉर्ड मिंटो, ये भारत के वायसराय थे। कौन थे? भारत के वायसराय। एक ये थे राज्य सचिव और ये थे वायसराय। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से मार्ले मिंटो सुधार नाम रखा गया था, जो 1909 में आया था। तो मार्ले मिंटो सुधार या फिर काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रबंध किया गया। ठीक है, यानी कि उनकी जो इलेक्शन की वो मांग कर रहे थे ना कि उनका अलग होना चाहिए, बिल्कुल मतदाता जो मुस्लिम मतदाता होने चाहिए वो अलग होने चाहिए, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस एक्ट के तहत बनाया गया था? काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 के एक्ट के तहत। ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किया गया। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा है कि 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। ठीक है, अगला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। ठीक है, तो द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। और देखिए लियोनस कार्तियास को ना द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन अगर आए द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तक या फिर जनक किसे माना जाता है, तो आएगा लियोनस कार्तियास को। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, सचिव को क्या अधिकार दे दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। लोक सेवा आयोग यानी कि PSC पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाएगा। ठीक है, 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों को भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर। कब किया गया? 1926 में। अगर पूछा जाए कि UPSC का गठन कब किया गया, तो आंसर आएगा 1926 में। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर। और ली आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1923 से 24 के बीच में हुई थी। ठीक है, और फिर अगर क्वेश्चन पूछे कि किस एक्ट के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया या एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, तो आंसर आएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। ठीक है, या फिर मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा एक्ट आया हमारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। इस एक्ट के तहत देखिए 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां बन गई थी। ठीक है, देखिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? इस एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, जिसमें 11 तो ब्रिटिश प्रांत होंगे और 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन्हीं देसी रियासतों से मिलकर बनना था। ठीक है, हैदराबाद हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ वगैरह हो गया। प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना की गई। इसका मतलब क्या था कि द्वैध शासन व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया था और उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली ख़त्म कर दी गई। तीसरा था केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। फिर से द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। ठीक है, देखिए जो अगला पॉइंट है वो है संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। यानी कि देखिए एक जो ये न्यायालय थे ना, उनका जो अधिकार क्षेत्र था वो कहाँ तक सीमित था? प्रांतों तक और रियासतों तक ही था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, और न्यायालय में से संबंधित जो अंतिम शक्ति थी ना, वो किसके पास थी? प्रिवी काउंसिल की थी। ठीक है, प्रिवी काउंसिल को ही प्राप्त थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है बर्मा को भारत से
किस एक्ट के तहत अलग कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये किस अधिनियम के तहत हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट के तहत हुई थी। और इसी एक्ट के तहत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हुई थी कि मत अधिकार का विस्तार कर दिया गया था। ठीक है, जो वोटिंग राइट्स थे ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। लगभग ऑलमोस्ट 10% जो पॉपुलेशन थी ना उनको वोटिंग राइट मिल चुके थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 10% जो पॉपुलेशन थी उनको वोटिंग राइट्स मिल चुके थे, मत अधिकार मिल गए थे। ठीक है, लगभग 10% जनसंख्या को। ठीक है, वो भी किस एक्ट के तहत मिले थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट के तहत ही मिले थे, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, अगला जो एक्ट आया था वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इस एक्ट के तहत देखिए ब्रिटिश संसद में, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, प्रस्तावित अगर पूछे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तावित किया गया तो आंसर आएगा 4 जुलाई 1947 को किया गया था। जिसे स्वीकृति कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को मिली थी, यानी कि 14 दिन बाद। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिल गई थी। इस अधिनियम के तहत 20 धाराएं थी। ठीक है, और 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई थी। 2 अधिराज्यों की यानी कि भारत जो है वो 2 हिस्सों में बट जाएगा, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। ठीक है, जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, इस एक्ट के तहत इंडिया जो है 2 अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति किसके आधार पर होगी? मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। ठीक है, जिनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। देसी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वपारिता का अंत कर दिया गया। जितने भी देसी रियासतें थी ना उन पर से ब्रिटेन का मतलब जो भी ब्रिटेन का जो शासन था वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो है ख़त्म होता है जितने भी एक्ट थे। ठीक है, अब जितने भी हमने एक्ट पढ़े हैं उन सबसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद से आपने जितने भी एक्ट करे हैं पढ़े हैं अभी तक उनको समझना और वो याद करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो ये बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जो सबसे पहला अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन बने? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस एक्ट के तहत हुआ था? तो ये हुआ था पीट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। पीट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था, जो 1784 में आया था। ठीक है, 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, जिसमें एक तो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस मामलों को देखते थे? व्यापारिक मामलों को, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस मामलों को देखते थे? राजनीतिक मामलों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब और किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1774 में की गई थी। और किस एक्ट के तहत की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो 1774 में हुई थी, और किस एक्ट के तहत हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है, और देखिए इसमें मैंने आपको एक बात और बताई थी कि एक मुख्य न्यायाधीश था, है ना, एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे था। और जो 3 अन्य सदस्य थे उनका क्या क्या? उनका नाम था चैम्बर्स, लिमेंस्टर एंड हाइड। चैम्बर्स, लिमेंस्टर एंड हाइड। अगला है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत कहा जाने लगा? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, और इसी जो ये 1833 का चार्टर अधिनियम था इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी? दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और जो भारत का जो गवर्नर जनरल होगा उसे विधिक परामर्श हेतु विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य नियुक्त कर दिया जाएगा, ये भी हुआ था ना। और उसके बाद इसकी जो धारा 87 थी उसके अंतर्गत
कंपनी के अंतर्गत जो भी धारण करने वाले होंगे, यानी कि कंपनी के अधीन जो भी पद धारण करने वाले व्यक्ति होंगे, उनको किसी भी धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, और इसी में एक और चीज़ हुई थी, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या हुआ था, 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था, विधि आयोग का गठन किया गया था, है ना। विधि आयोग का गठन किसके तहत हुआ था, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1834 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था, अभी भी बताया मैंने आपको। और किस एक्ट के तहत हुआ था, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई, तो ये हुई थी 1854 ईस्वी में। कब हुई थी, 1854 ईस्वी में। देखिए, मैकाले समिति में और विधि आयोग में कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 1834 में तो मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन हुआ था। जो लॉर्ड मैकाले थे उनकी अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन हुआ था 1834 में। वहीं पे 20 सालों के बाद यानी कि 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति कर दी गई थी। ठीक है, किसकी नियुक्ति कर दी गई थी, मैकाले समिति की, 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत दोहरी शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया था। ठीक है, अगला है, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से ले लिया गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। अगला है, किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, तो किस अधिनियम के तहत कर दिया गया था, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये तीन चीज़ देखो कितनी क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। 1858 के भारत शासन अधिनियम में हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। एक तो ये कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि अब भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन उनके हाथों में दे दिया जाएगा, ये भी 1858 के भारत शासन अधिनियम में पढ़ी। एक और बात थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया किस एक्ट के तहत, ये भी 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन बने थे, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो ये था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का पावर दे दिया गया था। ठीक है, और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ भी इसी एक्ट के तहत हुआ था, किसने प्रारंभ करवाया था, लॉर्ड कैनिंग ने ही कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने किन 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, BPD को, यानी बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को। ठीक है, 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया, तो बताया किस अधिनियम के तहत बताया था, शाही अधिनियम एक्ट के तहत बताया गया था, है ना। शाही उपाधि अधिनियम 1876 के एक्ट के तहत, 1876 शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी के तहत। इसमें देखिए 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। कब घोषित किया गया था, 28 अप्रैल 1876 को। किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो ये कब किया गया था, 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर। ये इस पूरी वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए एक बात दोबारा बताती हूँ, UPSC का गठन कब किया गया, तो बताएंगे 1926 में। किसकी सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर कर दिया गया था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।